कहानी की शुरुआत साल 2024 में फिलाडेल्फिया शहर को दिखाते हुए होती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी भयानक दंगा फसाद हुआ हो, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 36 साल पहले यानी साल 1988 का जमाना देखते हैं, जहाँ 3 लोग एक ही समय अलग अलग जगहों पर एक रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। शुरुआत में तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और मरने वालों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उन तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी। पहले उनके नाक, कान और आंखों से खून निकलने लगा और फिर अचानक उनकी मौत हो गई। वहीं हमें एक पुलिस डिटेक्टिव जिसका नाम थॉमस लॉकहार्ट था, उसे दिखाया जाता है, जो अपने घर में नींद से जागता है क्योंकि उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए अपने काम पर जाना था। इसलिए वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए पैनकेक बनाकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी वाइफ को उसका नाइट शिफ्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर थॉमस उसे कहता है कि बहुत जल्द उसकी नाइट शिफ्ट खत्म होने वाली है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो बाहर आकर अपने पार्टनर मैडॉक्स की कार में बैठ जाता है, जहां से वो दोनों उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। इन एक्सीडेंट्स की खबर हर रेडियो और टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। यहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बस ड्राइवर की चलती हुई बस में अचानक मौत हो जाने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। थॉमस ड्राइवर की डेड बॉडी के पास जाकर ध्यान से देखता है कि उसकी गर्दन पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं और उसका ब्रेन भी पिघलकर उसकी आंख, कान और नाक से बह गया है। थॉमस इसके बारे में अपने साले डिटेक्टिव हॉल्ट को बताता है, जो कि एक सीनियर डिटेक्टिव था। पहले तो हॉल्ट थॉमस की बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी एक पुलिस कर्मचारी उनके पास आकर उन्हें बताता है कि ड्राइवर की तरह ही सेम टाइम पर 2 और लोगों की मौत इसी तरह ब्रेन के पिघलने से हुई है और उनकी गर्दन पर भी सेम ऐसे ही निशान है। इतना सुनने के बाद थॉमस और हॉल्ट को लगने लगता है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है और इन तीनों की मौत का आपस में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। थॉमस इस केस को लेकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि इस केस को सुलझाने पर उसे डिटेक्टिव बनने का मौका मिल रहा था। पर उसके दोस्त मैडॉक्स को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी पुलिस की जॉब से ही खुश था। इसलिए थॉमस और हॉल्ट दोनों अगले विक्टिम को देखने जाते हैं, जो कि एक मशहूर पियानो बजाने वाला था। उसकी मौत भी ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी और उसकी भी आंख, कान, नाक से खून और ब्रेन के टुकड़े निकलकर बिखर गए थे। उसकी गर्दन पर भी सेम वही डॉट्स थे जो कि बस ड्राइवर की गर्दन पर थे। इसके बाद वो तीसरे विक्टिम को देखने जाते हैं और सेम इसी तरीके से उसकी भी डेथ हो गई थी और उसकी गर्दन पर भी वैसे ही निशान थे। यहाँ पर थॉमस हॉल्ट से इन तीनों डेड बॉडीज की केमिकल जांच कराने को कहता है, लेकिन हॉल्ट उसे कहता है कि ये मेरा केस है और इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा और तुम इस केस में दखलंदाजी मत करो। पर थॉमस भी अपनी जिद के चलते सीधा उस डॉक्टर के पास चला जाता है, जो इन तीनों डेड बॉडीज की जांच कर रहा था। थॉमस इन तीनों डेड बॉडीज के बारे में डॉक्टर से पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि इन तीनों डेड बॉडीज की गर्दन पर जो निशान है वो किसी इंजेक्शन का है, जिससे इनकी बॉडी के अंदर अनस्टेबल आइसोटोप डाला गया है। इससे ज्यादा डॉक्टर थॉमस को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तब मैडॉक्स थॉमस को वहाँ से ले जाता है। बाहर जाकर एक शॉप से थॉमस अपनी पत्नी के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है और अपनी कार में बैठने पर उन दोनों को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि एक क्लब में एक फीमेल डांसर पर किसी ने अटैक कर दिया है, जिससे वो तुरंत उस क्लब में उस लड़की के पास जाते हैं। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी गर्दन पर भी वही सेम निशान बने दिखते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि किलर ने उसकी बॉडी में आइसोटोप डाल दिया है। लेकिन अभी वो लड़की जिंदा थी। वो डांसर गर्ल उन्हें बताती है कि एक लड़की ने पहले मुझ पर अटैक किया और फिर उसने एक इंजेक्शन मेरी गर्दन पर लगा दिया। इसी बातचीत के दौरान वहाँ पर हॉल्ट आ जाता है और वो इन सब को हटाकर खुद उस लड़की से पूछताछ करने लगता है। वो लड़की भी उसे वही बताने लगती है कि एक ब्लैक लड़की थी जिसने ब्लू कलर की हुडी पहनी हुई थी, साथ ही उसके हाथ पर ड्राई ब्लड भी लगा हुआ था। अभी वो हॉल्ट को बता ही रही थी कि अचानक उसकी आंख और नाक से खून निकलने लगता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। अब उस लड़की की बताई गई जानकारी के अनुसार उस जगह पर जितनी भी ब्लैक लड़कियां ब्लू कलर की हुडीज में थीं, उन सभी को चेकिंग के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसने ब्लू कलर की हुडी पहनी हुई है। इस लड़की का नाम रिया था और रिया ही उन सभी को आइसोटोप का इंजेक्शन देकर मार रही थी। अब जब रिया वहाँ से भागने लगती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रिया उससे बचकर भाग जाती है। भागते हुए वो अचानक से थॉमस और मैडॉक्स की गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी थॉमस उसके लेफ्ट हैंड पर लगे खून और ब्लू हुडी पहने देखकर समझ जाता है कि ये वही सीरियल किलर है। थॉमस और मैडॉक्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन रिया भागते भागते सबवे स्टेशन के बेसमेंट में चली जाती है। थॉमस भी उसका पीछा करते हुए नीचे सबवे स्टेशन में चला जाता है, जहां उसे एक डिवाइस मिलता है जो कि एक इंजेक्शन की तरह दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैडॉक्स और डिटेक्टिव हॉल्ट और कई सारे पुलिस कर्मचारी स्टेशन पहुंचकर बाहर जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं।
तभी वहाँ मैडॉक्स के सामने रिया आकर उससे लड़ने लगती है, जिसमें रिया मैडॉक्स से बचकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अचानक वहाँ थॉमस आकर रिया पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे रिया अपनी जगह पर ही रुककर थॉमस का नाम लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि रिया थॉमस को पहले से जानती है। वो थॉमस को कहती है कि तुम्हारी बेटी के जन्म के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन थॉमस को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तक उसकी वाइफ की डिलीवरी नहीं हुई थी। रिया थॉमस को इमोशनल होकर कहती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त मैडॉक्स के साथ अच्छा नहीं किया। इसके बारे में हम मूवी में आगे देखेंगे कि रिया ने थॉमस के साथ क्या किया। इसके बाद थॉमस रिया को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट हो जाती है, जिसमें रिया थॉमस की हथकड़ियां निकालकर उसके हाथ पर बांध देती है और उसे घसीटते हुए उसी हथकड़ी को एक बेंच से बांधकर उसे कहती है कि हम दोनों जल्दी मिलेंगे, और वहां से जाने लगती है। तभी थॉमस रिया के इंजेक्शन को उसी पर लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इंजेक्शन लगने से रिया लड़खड़ाने लगती है और पटरी पर आ रही ट्रेन के सामने आ जाने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर थॉमस भी काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो रिया को जिंदा पकड़ना चाहता था। कुछ टाइम बाद उस जगह पर पुलिस आकर रिया की डेड बॉडी को जांच के लिए उठाकर रिसर्च सेंटर ले जाती है, और रिसर्च से पता लगता है कि किसी ने रिया पर गोली चलाई थी, जो कि उसके हाथ पर जाकर लगी थी, और वो गोली सर्विस रिवॉल्वर से निकली थी, यानी किसी पुलिस वाले ने ही उस पर गोली चलाई थी। इसलिए एक ऑफिसर आकर थॉमस के रिवॉल्वर को चेक करता है, लेकिन थॉमस कहता है कि उसने वो गोली नहीं चलाई। तभी थॉमस को एक पुलिस अधिकारी कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल आया था, जिसमें बता रहे थे कि हॉस्पिटल में तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। इतना सुनते ही थॉमस तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया है। ये देखकर थॉमस काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि रिया ने भी उसे बेटी होने के लिए पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। लेकिन इसी डिलीवरी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 साल बाद यानी साल 1997 का समय दिखाया जाता है, जहाँ थॉमस की बेटी, जिसका नाम एमी था, वो 9 साल की हो चुकी थी। साथ ही उस सीरियल किलर रिया वाले केस के बाद थॉमस का प्रमोशन भी हो चुका था और थॉमस अब एक डिटेक्टिव बन चुका था। उस केस को बंद हुए 9 साल बीत चुके थे। थॉमस अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे बर्थडे विश करते हुए उसकी ब्रेसलेट के लिए उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। उसी समय टीवी पर न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसमें थॉमस को पता लगता है कि आज फिर एक आदमी को आइसोटॉप का इंजेक्शन देकर मार दिया गया है, और उसकी गर्दन पर भी सेम वैसे ही इंजेक्शन के निशान हैं, जैसे 9 साल पहले उन 3 लोगों की गर्दन पर इंजेक्शन के निशान थे। ये जानकर थॉमस तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और उस बॉडी की नेक चेक करने पर उसे वही निशान दिखते हैं। लेकिन वो काफी परेशान था, क्योंकि पिछले 9 सालों के अंदर किसी की भी मौत दोबारा उस तरह से नहीं हुई थी। इसके बाद थॉमस, मैडॉक्स और सभी पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनको बिल्कुल वैसे ही ब्लू कलर की हुडी में रिया एक मॉल में जाते हुए दिखती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसी ने इस आदमी का मर्डर किया है। लेकिन उन सभी को लगता है कि ये कोई और है, जो रिया के कपड़े पहनकर उसकी कॉपी कर रहा है, क्योंकि रिया तो 9 साल पहले ही मर चुकी थी। लेकिन तभी थॉमस गौर से सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि इस लड़की के लेफ्ट हैंड पर भी ड्राई ब्लड लगा हुआ है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि अगर कोई भी रिया की कॉपी कर रहा होगा तो उसे रिया के लेफ्ट हैंड पर लगे खून के बारे में कैसे पता चला होगा, क्योंकि मीडिया में इस चीज का खुलासा कभी भी किया नहीं गया था। इसलिए थॉमस को लगने लगता है कि ये वही असली रिया है जिसने 9 साल पहले लोगों को मारा था। लेकिन वो अभी भी सोच में था कि आखिर रिया मरकर जिंदा कैसे हो सकती है। अब थॉमस मैडॉक्स से कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये लोग 9 साल पहले रिया के केस को दोबारा ओपन करते हैं, और रिया के सबूतों में थॉमस को कुछ चाबियां मिलती हैं, जिनकी जांच करने पर पता चलता है कि ये चाबियां एक प्लेन की हैं, जिसे पिछले साल ही यानी 1996 में बनाया गया है। थॉमस सोच में पड़ जाता है कि अगर ये चाबियां पिछले साल बने प्लेन की हैं, तो ये 9 साल पहले रिया के पास कैसे थीं? वहीं दूसरी तरफ रिया शहर में काफी बुरी तरह से लोगों को मार रही थी। उधर थॉमस ये सब पता करने के लिए अपने पार्टनर मैडॉक्स के साथ उस एयरबेस पर जाने का फैसला करता है जहाँ वो प्लेन था। इसी दौरान एक साइंटिस्ट जिसका नाम नवीन राव था, वो इनसे मिलने आता है और इन्हें बताता है कि 9 साल पहले हुए मर्डर्स और अब हो रहे मर्डर्स अपने अपने टाइम में हो रहे हैं, और ये सभी मर्डर्स तब हुए हैं जब सबसे बड़ा ब्लड मून यानी पूर्णिमा होती है। वो साइंटिस्ट थॉमस और मैडॉक्स को बताता है कि हर 9 साल में ब्लड मून के समय धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट पॉकेट के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे फ्यूचर के समय का पास्ट के समय के साथ एक ब्रिज बन जाता है। और ये रिया इसी ब्रिज से फ्यूचर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आ रही है और लोगों को मार रही है। लेकिन थॉमस और मैडॉक्स दोनों को साइंटिस्ट की ये बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो लोग एयरबेस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बंद पड़ा है और उसमें ताला लगा हुआ है। लेकिन तभी थॉमस को एयरबेस के अंदर कोई नजर आता है और उसे देखने के लिए वो गेट के ऊपर से कूदकर अंदर चला जाता है।
जहाँ उसे एयरबेस का मैनेजर दिखता है। तभी पीछे से रिया आकर थॉमस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है कि अगर तुम्हारा निशाना अच्छा होता तो मैं उस टाइम नहीं बचती। थॉमस को यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आता कि रिया किस निशाने की बात कर रही है। इतना कहकर रिया थॉमस को चेयर के साथ बांध देती है। इस बीच मैडॉक यहाँ और पुलिस वालों को बुला लेता है और थॉमस की हेल्प करने के लिए अंदर जाकर रिया पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी रिया एक्सीडेंटली उसको गन से शूट कर देती है, जिससे मैडॉक्स मर जाता है। हालांकि रिया मैडॉक्स को मारना नहीं चाहती थी और यही वो घटना थी जिसके लिए रिया ने साल 1988 में थॉमस से माफी मांगते हुए कहा था कि उसने उसके साथी मैडॉक्स के साथ जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। अब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिससे रिया तुरंत थॉमस से उस प्लेन की चाबियां छीनकर उसे अपने प्लेन में ले जाती है। रास्ते में वो थॉमस को बताती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं पास में कुछ लोगों की जान लेकर फ्यूचर में इंसानियत को बचा रही हूँ। वो ये भी बताती है कि हर 9 साल में ब्लड मून के टाइम वापस आती हूँ, इसलिए तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर रिया थॉमस को ओशन में फेंककर वहाँ से भाग जाती है। मॉर्निंग में थॉमस तैरते तैरते पानी से बाहर एक बीच पर आता है। तभी उसे पता लगता है कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, लेकिन उसमें रिया की डेड बॉडी नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से जा चुकी है। और इसी के चलते अब थॉमस को भी यकीन हो जाता है कि रिया फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके हर 9 साल में आती है। अब यहाँ से कहानी 9 साल आगे चली जाती है, यानी साल 2006 में, जहाँ पर हम थॉमस को देखते हैं, जो दिखने में एक सिरफरा लग रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपका तहे दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थॉमस की बेटी एमी भी अब बड़ी हो चुकी थी और हाई स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन वो अब अपने डैड थॉमस के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि थॉमस अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहा था। इसलिए एमी थॉमस के साले हॉल्ट के साथ रहने लगी थी और हॉल्ट ही उसका केयर करता था। वहीं थॉमस ने अब ये मिशन बना लिया था कि वो कैसे भी करके रिया को पकड़कर उसे मार डालेगा, ताकि रिया टाइम ट्रेवल करके लोगों को न मार सके। थॉमस ने अपनी पूरी लाइफ इसी मिशन के लिए डेडिकेट कर दी थी। अब क्योंकि 9 साल बीत चुके थे और रिया आने वाली थी, इसलिए थॉमस अपनी रिसर्च शुरू करता है। वो साइंटिस्ट नेविन राव को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। रिसर्च करते वक्त एक दिन थॉमस को पता चलता है कि हैरोल्ड नोवक नाम के एक आदमी का भी 18 साल पहले यानी साल 1988 में रिया ने मर्डर कर दिया था, लेकिन इसकी मौत को सीक्रेट रखा गया था। इतना पता चलते ही अगले दिन थॉमस हैरोल्ड की वाइफ के घर का एड्रेस पता करके उसके घर जाकर उससे हैरोल्ड के बारे में पूछता है। हैरोल्ड की वाइफ उसे बताती है कि हैरोल्ड अमेरिकन मूवमेंट के ऊपर बुक्स लिखता था और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जो हैरोल्ड के साथ ही काम करती थी। इसी के साथ उसकी वाइफ थॉमस को हैरोल्ड के कुछ पेपर्स देते हुए कहती है कि जो भी लोग हैरोल्ड के साथ काम करते थे उन सभी के नाम इन पेपर्स में लिखे हुए हैं, जिसे देखने पर थॉमस हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों की मौत रिया ने की थी उन सभी के नाम एक लिस्ट में लिखे हुए थे। और इतना ही नहीं, जिन लोगों का मर्डर रिया ने अभी करना था उन सभी के नाम भी लिखे हुए थे, और उनमें सबसे ऊपर हैरोल्ड की एक्स गर्लफ्रेंड हैथन रसेल का नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर थॉमस समझ जाता है कि रिया का अगला टारगेट हैथन रसेल ही है। यहाँ से थॉमस जल्दी से अपने साले डिटेक्टिव हॉल्ट से मिलने जाता है, ताकि वो उसकी मदद से हैथन के घर का एड्रेस निकलवा सके। वहाँ पहुँचते ही थॉमस बड़ी चालाकी से हॉल्ट से गले मिलकर उसकी आईडी चुरा लेता है और फिर बाद में उसी आईडी का इस्तेमाल करके हैथन रसेल के घर का एड्रेस पता करके जल्दी से उसके घर जाता है। लेकिन उसके घर पहुंचकर वो देखता है कि हैथन को अभी अभी रिया ने मार डाला है। तभी रिया घर की छत से कूदकर भागने लगती है। थॉमस रिया को देखकर उस पर शूट करता है और गोली सीधे जाकर रिया के लेफ्ट हैंड पर लग जाती है। थॉमस को यहाँ पर समझ आता है कि साल 1988 में जब रिया की डेड बॉडी की जांच करते वक्त उन लोगों को गोली मिली थी, वो साल 2006 में, मतलब अभी के थॉमस ने रिया पर चलाई थी। पहले यहाँ पर रिया एक बाइक से वहाँ से भागने लगती है। तभी थॉमस भी एक आदमी से उसकी गाड़ी छीनकर रिया का पीछा करता है। वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रिया थॉमस को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है और वो फिर से उसी बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर वो 9 साल पहले यानी साल 1988 में आए थे। अब उसके पीछे ही थॉमस भी आ रहा था। यहाँ पर रिया एक टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी टाइम मशीन थी। मतलब वो इसी जगह पर अपनी टाइम मशीन से हर 9 साल में ब्लड मून के समय टाइम ट्रेवल करती थी। रिया जल्दी से अपनी टाइम मशीन में जाकर बैठ जाती है। वहीं थॉमस उसकी टाइम मशीन के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिससे वो रिया को कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी रिया टाइम ट्रेवल करके वहाँ से चली जाती है। मतलब कि अब थॉमस को उसे पकड़ने के लिए और 9 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। जब थॉमस टनल से बाहर आता है तो हॉल्ट कुछ पुलिस वालों के साथ वहां आकर थॉमस को उसकी आईडी चुराने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है।
थॉमस हॉल्ट को बताता है कि रिया टाइम मशीन में इसी जगह पर टाइम ट्रेवल करके आती है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। यहाँ पर हम साइंटिस्ट नेविन राव को भी पहाड़ी के ऊपर खड़ा देखते हैं, जो ये सभी कुछ देख रहा होता है। नेविन को सब कुछ समझ आ जाता है कि रिया आखिर क्या कर रही है। इसके बाद कहानी 9 साल आगे यानी साल 2015 में चली जाती है, जहां हम साइंटिस्ट नेविन राव को देखते हैं, जिसने अभी वो आइसोटोप बना लिया था जिससे रिया लोगों का मर्डर कर रही थी। वहीं थॉमस 9 साल बाद रिया के आने का इसी बीच पर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। तभी थॉमस को अपनी बेटी एमी का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें उसकी बेटी कहती है कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज मेरी डिलीवरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे पास रहें। लेकिन थॉमस वहाँ नहीं जाता, क्योंकि आज उसे किसी भी हाल में रिया को पकड़कर मारना था। कुछ टाइम बाद रिया टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करके वापस आती है और जैसे ही वो टनल से बाहर निकलती है तो थॉमस उस पर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ तुम्हें मार दूं तो तुम पीछे जाकर जितने भी लोगों को मारने वाली हो वो सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन रिया कहती है अगर आप मुझे अभी मार दोगे तो ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली राज। रिया थॉमस को बताती है कि मैं और कोई नहीं बल्कि आपकी बेटी एमी की बेटी हूँ, मतलब आपकी पोती। मेरा नाम रिया है और मैं फ्यूचर से आई हूँ। रिया थॉमस को बताती है हैरोल्ड नोवक ने जो साल 1988 में अमेरिकन वुमेन्स के ऊपर बुक लिखी थी, उसको पढ़कर लोग अंधदेशभक्त बन गए और उन्होंने पूरी दुनिया में साल 2024 में वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया, जिससे सभी देश आपस में लड़कर तबाह हो गए। इसके साथ ही रिया थॉमस को बताती है कि इसीलिए साइंटिस्ट नेविन राव ने 2042 में टेक्नोलॉजी का यूज करके 2 चीजें बनाई, पहली आइसोटोप इंजेक्शन और दूसरी टाइम मशीन। रिया बताती है कि साइंटिस्ट नेविन राव ने मुझे इस काम के लिए हायर किया है और मुझे एक मिशन दिया है, जिसमें मुझे पास के टाइम में हर 9 साल में जाकर कुछ लोगों को मारना होगा, क्योंकि साइंटिस्ट नेविन राव ने 2042 में कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, जिनकी वजह से साल 2024 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है और मुझे उन लोगों को मारना है। वो बताती है कि उन लोगों में सबसे मेन हैरोल्ड है, क्योंकि अगर उसने अमेरिकन वुमेन्स वाली बुक साल 1988 में ना लिखी होती तो लोग ना भड़कते और 2024 में वर्ल्ड वॉर नहीं होता। वो थॉमस को बताती है कि नेविन राव ने मुझे 2042 से सीधा 2015 में भेज दिया है और यहाँ पर मुझे पहले आप ही मिले हो। इसके बाद रिया प्रूफ के लिए थॉमस को वही ब्रेसलेट दिखाती है जो थॉमस ने सबसे पहले अपनी वाइफ के लिए खरीदा था, जिसके मरने के बाद थॉमस ने वो ब्रेसलेट अपनी बेटी एमी को दिया और अभी वो रिया के पास है। रिया कहती है कि ब्रेसलेट फ्यूचर में मेरी मॉम एमी ने मुझे दिया है। अब ये सब कुछ जानकर थॉमस बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने साल 1988 में रिया को मार दिया था, जिसका मतलब है कि रिया अब 2015 से साल 2006 में जाएगी और फिर 9 साल पहले यानी साल 1997 में जाएगी। इसके बाद आखिर में जब वो साल 1988 में पहुंचेगी तो थॉमस अपनी ही पोती को मार देगा। थॉमस रिया को ये सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हें मुझे पास में जाकर रोकना होगा, लेकिन रिया उसे कहती है कि टाइम ट्रेवल 1 वे ट्रिप है, मतलब मैं फ्यूचर से पास में ही जा सकती हूँ, पास से फ्यूचर में नहीं आ सकती। वो कहती है कि मैं जिस मिशन पर निकली हूँ उसे मैं हर हाल में कंप्लीट करूंगी, फिर भले ही मुझे इस मिशन में मरना क्यों ना पड़े। ये सुनकर थॉमस काफी ज्यादा उदास होकर रोने लगता है। रिया उससे कहती है कि आप रोइए मत और हॉस्पिटल जाकर मॉम को संभालिए, क्योंकि आज मेरा जन्म होने वाला है। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और थॉमस भी अपनी बेटी एमी के पास हॉस्पिटल जाता है, जहाँ एमी की डिलीवरी के बाद रिया का जन्म होता है और थॉमस भरे मन से रिया को अपनी गोद में लेकर खूब प्यार करता है। वहीं रिया पास में 9 साल बाद जाकर उन देश विद्रोहियों को मार रही होती है और अंत में वो साल 1988 में अपने सभी टारगेट्स को खत्म कर देती है। अब क्योंकि वो पास से फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसी शहर में अपनी बाकी की लाइफ गुजारने के लिए पुलिस वालों से छुप रही होती है। लेकिन भागते वक्त जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि थॉमस ने अपनी पोती यानी रिया को इंजेक्शन दे दिया था और लड़खड़ाकर उसकी ट्रेन के आगे आने से मौत हो गई थी और इसी घटना के साथ पास में ही रिया मर गई थी। लेकिन अब क्योंकि रिया ने उन सभी लोगों को मार डाला था जिनकी वजह से साल 2024 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, इसलिए अब साल 2024 वाली टाइमलाइन चेंज हो जाती है और सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर कभी हुआ ही नहीं था। वहीं साल 2015 में थॉमस अब अपनी बेटी रिया को गोद में उठाकर उससे प्यार से बातें कर रहा होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।